के लिए। मेरा प्रश्न है फिलहाल ओजस तेज से प्रश्न है मेरा कि मान लीजिए कि ये कोई क्वाड्रेटिक एलिमेंट है ना। कैसा एलिमेंट है? क्वाड्रेटिक एलिमेंट है। तो मान लीजिए कि ये डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन एक्स। तो इसकी स्टिफनेस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, है ना, और इसकी स्टिफनेस मैट्रिक्स होगी क्या, क्या फॉर्मूला होगा इसके लिए, या कोई भी बताइए, आप में से कोई भी। क्वाड्रेटिक एलिमेंट के लिए जैसे लीनियर एलिमेंट होता है तो उसकी स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या होती है? यदि मान लीजिए हीट ट्रांसफर एलिमेंट है तो k बाई एल 1 -1 -1 और यदि मैकेनिक्स प्रॉब्लम है तो E बाई एल 1 -1 -1 ये होती है ना। तो क्वाड्रेटिक क्या होती है? एनीवन ऑफ यू? आप में से कोई भी बताएं जरा। कोई भी बताइए आप में से। अमन, आकाश, कोई भी। नहीं मालूम है तो मना करिए, फिर मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ क्लास को ना। और यदि पता है तो जरा बता दीजिए क्या होगी शुरुआत। कोई एक दो लाइन ही याद हो, ज्यादा याद -1 है? हाँ हाँ बोलिए, क्या सही बोल रहे हैं? सर किसकी बतानी थी? ये सर किसकी बतानी है सर? क्वाड्रेटिक की? हाँ क्वाड्रेटिक की 1 2 3 है ना। तो इसकी सर इसको जाइए 1 -1 0 1 -1 0 0 फिर होगी सर 0 हाँ 0 उसके बाद होगी सर -1। हाँ सर एक बार सर निकालनी पड़ेगी सर, मुझे निकालना तो बोलिएगा। निकालिए, निकाल के बताइए। निकालूँ सर 1 मिनट। निकालिए, तो 1 मिनट का समय लीजिए सभी लोग, निकालिए। सब निकालेंगे क्या क्वाड्रेटिक एलिमेंट सर है। ये सर 1 -1 0 -1 2। इसके बाद ये -1 आएगा पहले यहाँ, हाँ सर -1, हाँ सॉरी सर 2। -1 2। हाँ उसके बाद आएगा सर 1। 1। और सर इसके 2 के नीचे आएगा सर -1। हाँ और 1 और सर यहाँ पे आएगा सर 1, लास्ट में 1 और आगे 0। ये 0 है। ये आपने हाँ सर यही होगी। कैसे निकाला? मतलब मैं नहीं समझ पा रहा, मुझे समझाइए कैसे किया आपने। मेरे हिसाब से तो अभी ये गलत लग रहा है मुझे। आप बताइए आपने कैसे किया। सर आप, किसकी पूछी थी आपने? मैंने पूछी थी क्वाड्रेटिक एलिमेंट की स्टिफनेस मैट्रिक्स। ये अच्छा सर आप, क्वाड्रेटिक की पूछ रहे हो आप? हाँ, और ये शायद आपने क्या किया है कि इसको फर्स्ट एलिमेंट मानकर और इसको सेकंड एलिमेंट मानकर कंबाइन कर दिया है ना। कंबाइंड भी किया हाँ है। सर कंबाइन कर दिया सर मैंने। कंबाइंड किया है तो फिर ये टर्म +1 नहीं आएगा, ये -1 आएगा। 1 -1 -1 ऐसे होता है ना। तो 1 -1 -1 तो ये भी हाँ सर -1 होता है। ये -1 आएगा। तो ये जब सही है जब आप दो एलिमेंट में बांट के, मतलब दो लीनियर को जोड़ के बनाएंगे, है ना। दो लीनियर को जोड़ के बनाएंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि एलिमेंट तो एक ही है, नोड उसके 3 है। नोड उसके क्या है? 3 है। एलिमेंट एक ही है। यहाँ पे टोटल नोड 3 है लेकिन एलिमेंट 2 है। तो उस केस में अब आपको इसकी बतानी है, इसका बताना है कि स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या है। भूल गए आप सब लोग, है ना। पुराना याद नहीं रहा आपको। याद हो तो थोड़ा सा भी मैं बताऊंगा तो आपको याद आने लगेगा। जैसे देखिए मैं अभी थोड़ा सा बताता हूँ आपको। आपको एक मैट्रिक्स मैंने निकलवा के डिराइव भी कराई थी, जिसमें आता था, आपको याद हो तो E/3L आता था, तो K/3L हो जाएगा यहाँ पे। यदि हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम लेंगे तो K/3L
और उसके बाद आपको याद हो 7 1 -8 ऐसे कुछ मैट्रिक्स आती थी एक क्वाड्रेटिक एलिमेंट में, मॉड्यूल 1 में किया था। 7 1 आपने प्रैक्टिकल भी तो किया था इसका लैब में कि क्वाड्रेटिक एलिमेंट, और जिसमें आपने क्वाड्रेटिक के शेप फंक्शन और क्यूबिक के शेप फंक्शन निकाले थे उस समय। तो उनकी जो मैट्रिक्स थी 7 1 -8, उसके बाद 1 7 -8, फिर -8 16 ऐसे कुछ थी ना, याद आया? 3 by 3 की क्वाड्रेटिक एलिमेंट की मैट्रिक्स थी 3 by 3। हाँ जी, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये कुछ एलिमेंट की मैट्रिक्स थी, है ना, जिसमें A/3L हो जाता है और 7 1 -8 1 7 -8 -8 -8 16, है ना, ये हमने बकायदा डिराइव की थी। तो चलिए इसको क्लियर कर देते हैं और वापस अब हम आ जाते हैं बीम एलिमेंट पर, है ना। तो नाउ वी स्टार्ट, जिसको आना है वो आ जाएगा। सो बीम, तो बीम के केस में हम थोड़ा सपोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब एक जनरल मान लेते हैं कि दो नोड है बीम के अंदर, दिस इज फर्स्ट नोड, दिस इज सेकंड नोड। ठीक है, अब मान लीजिए इस वाले नोड पर बीम में क्या होता है, वर्टिकल लोड्स आते हैं, बीम के ऊपर वर्टिकल लोड्स आते हैं। तो वर्टिकल लोड आने से एक तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यदि नोड 1 है तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम क्या ले लेंगे, V1। नोड 2 है तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या ले लेंगे, V2। ऐसे ही V3 V4 ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट लेते जाएंगे। तो हमने ये मान लिया कि इस वाले नोड का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट V1 है और इस वाले नोड का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट V2 है। ठीक है, जब बीम के ऊपर लोड आता है तो लोड होने पर इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसकी शेप ऐसी हो जाती है, कुछ धनुष के आकार में ये बेंड हो जाता है। तो बेंड होने के बाद आप देखें कि इसमें ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और बीच में कहीं बहुत सारा तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट अपनी जगह से और कहाँ पहुंच गया, 3 पे पहुंच गया। तो जो पॉइंट 3 था उसकी नई पोजीशन 3 हो गई, है ना। तो 3 जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट y है या v है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, v3 है, दैट इज v3 उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। और नोड 1 का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया 0, और नोड 2 का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, इस पर्टिकुलर केस में, इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, है ना। तो अब यदि मान लीजिए मैं इस बीम का जो धनुष का शेप हुआ है, बेंड होने के बाद जो शेप बना है, बेंड होने के बाद जो ये शेप बना है, तो इस शेप में मान लीजिए मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, है ना। मान लीजिए कि मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो मान लेते हैं कि ये आपका बेंडिंग के बाद का शेप है, दिस इज द शेप आफ्टर बेंडिंग। और मान लीजिए मुझे किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो मान लीजिए कि मुझे इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो मेरी टेंजेंट ऐसे जाएगी। सो दिस इज द टेंजेंट, है ना, TT'। अब ये टेंजेंट इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल को हम कहते हैं स्लोप, है ना। तो स्लोप क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द टेंजेंट लाइन, दोनों के बीच का जो एंगल है वो उसकी स्लोप है। तो हम ये मान सकते हैं कि हर पॉइंट की कुछ न कुछ स्लोप होगी, हर पॉइंट की कुछ न कुछ स्लोप होगी। फॉर एग्जांपल, यदि मैं इस वाले पॉइंट पर देखूं, इस वाले पॉइंट पर, तो टेंजेंट ऐसे जाएगी, तो इस पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा वो इसकी स्लोप हो जाएगी थीटा, है ना, स्लोप हो जाएगी थीटा। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि इस पॉइंट की स्लोप θ1 है और इस पॉइंट की जो स्लोप है वो θ2 है। ठीक है, थोड़ा सा एक और हल्का सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये स्लोप, जैसे कि बीम की पोजीशन बेंड होने के बाद ये हो गई। अब इस पॉइंट पर यदि मैं स्लोप खींचूं, टेंजेंट खींचूं इस पॉइंट पर, बॉटम पॉइंट पर, तो जो स्लोप है वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो स्लोप का जो एंगल है इस केस में कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। क्योंकि स्लोप क्या होती है, इट इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द टेंजेंट लाइन। तो यहाँ पे टेंजेंट लाइन भी हॉरिजॉन्टल हो गई, तो हॉरिजॉन्टल
हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर जो स्लोप है वो 0 डिग्री है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जहां पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पर स्लोप 0 होती है ना। तो यदि y आपका डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी स्लोप जो होगी वो dy बाई डी एक्स हो जाएगी, है ना। तो थीटा विल बी dy बाई डी एक्स। यदि आपका वर्टिकल v डिस्प्लेसमेंट है तो आपकी स्लोप हो जाएगी dv बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम आप इस केस में जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसको तो हम v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो स्लोप है उसे थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और थीटा के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा dv बाई डी एक्स, है ना। v का फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो होगा वही उसकी स्लोप होगी, करेक्ट। तो अब हम जरा सा ये पढ़ लें कि ये स्लोप की वैल्यू फिक्स्ड बीम के लिए क्या होती हैं, सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या होती हैं और वैसे क्या होती हैं। तो मान लेते हैं कि अभी हमारे पास एक फिक्स्ड बीम है। मान लीजिए यहाँ पर भी फिक्स सपोर्ट है और यहाँ पर भी फिक्स सपोर्ट है। जब इसके ऊपर लोड आएगा, पी लोड आ रहा है, तो इसकी बेंडिंग होने के बाद इसकी जो शेप है वो कैसी हो जाएगी, इसकी शेप कुछ अलग तरीके की हो जाएगी, है ना। पहले तो ये स्ट्रेट होगा, फिर ये बेंड होगा, फिर ये स्ट्रेट होगा, कुछ इस तरह से इसकी शेप मिलेगी, है ना। तो मान लीजिए कि ये वाला नोड 1 था, ये नोड 2 था। तो नोड वन का और नोड 2 का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कुछ भी डिस्प्लेस नहीं हुआ, 0.1 तो कुछ भी डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो v1 इज 0। v1 इज 0 इन दिस केस। एंड थीटा वन क्या होता है, एंगल बिटवीन दी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड टेंजेंट लाइन। तो यदि इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पर स्लोप क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब फिक्स सपोर्ट होने का मतलब है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी 0 और स्लोप भी 0, है ना। तो हमारे न्यूमेरिकल्स में यदि कहीं पर भी फिक्स सपोर्ट होगी तो आंख बंद करके ये आपको समझ जाना है कि यहाँ का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी 0 है और यहाँ का स्लोप भी 0 है, करेक्ट। ऐसे ही इस पॉइंट के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज v2 इज 0 एंड थीटा 2 इज आल्सो 0, है ना। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिंपली सपोर्टेड के केस में। ये तो मैंने फिक्स के बारे में बात कर ली, अब हम फिक्स्ड के सपोर्ट, सिंपली सपोर्ट। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या रहता है, इधर आपकी रोलर सपोर्ट होती है, इधर भी रोलर सपोर्ट होती है, लोड आता है। लोड आने की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट में इसकी शेप कुछ ऐसी हो जाती है ना। डिस्प्लेसमेंट में इसकी शेप जो है कुछ ऐसी हो जाती है। तो ये वाला जो पॉइंट है नोड 1 है, तो इस नोड पे यदि आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा वो थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड के केस में v1 तो 0 हो गया, बट थीटा 1 इज नॉट 0, थीटा 1 इज नॉट 0। तो ये डिफरेंस है, सिंपली सपोर्टेड के केस में v1 0 होता है, थीटा 1 0 नहीं होता है। फिक्स्ड के केस में दोनों 0 होते हैं। ऐसे यहाँ पर यदि आप स्लोप निकालेंगे तो यहाँ पर टेंजेंट ऐसे जाएगी and this tangent will make some angle with this node is theta 2. So this is theta 1 and this is theta 2. So node at slope at node 1, slope at node 2. तो कुल मिलाकर मैंने आपको ये समझाया है कि अलग अलग बीम के केस में अलग अलग स्लोप और डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे जो हमें एज ए बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। तो जनरल बाउंड्री कंडीशन यही होती है जो मैंने आपके सामने रखी। अब मान लेते हैं कि हम v को अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि v इक्वल टू C0 C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब, ठीक है।
कुछ मान लीजिए कि हम इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इसका फंक्शन है, ठीक है, वो जो है इसका फंक्शन है, राइट। तो बताइए इसमें कितने अननोन हैं, जरा सब लोग में से जवाब दीजिए कि इसमें अननोन कितने हैं। यदि मैंने वी को ये अज्यूम किया है तो इसमें अननोन कितने हैं। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर। तो देखिए एक तो अननोन इसमें C0 है, एक अननोन C1 है, सर 4 है सर, 4 अननोन है। एक C2 है, एक C। चार अननोन है। चार अननोन मैंने चार अननोन के हिसाब से हम्म, इक्वेशन क्यों बनाई है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे V1 θ1 V2 θ2। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में यदि हम बात करें, यदि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करें, एक मिनट। हम्म, तो यदि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो ये जो नोड 1 है, नोड 1 का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना हो गया इस पे, एक तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एक स्लोप। So they are two variables, so their degree of freedom is 2 here. तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है DOF इक्वल टू 2। अब नोड 2 के लिए बात करें तो वहां भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। तो नोड 1 का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, नोड 2 का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। तो बताइए इस इसी वजह से, चार अननोन होने की वजह से मैंने यहाँ पर चार अननोन वाला डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया है। तो जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है वो C0 C1 C2 C3 पे डिपेंड है और उसमें x की पावर इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर लिया है, अज्यूम कर लिया, दैट आई हैव अज्यूम्ड। तो अब मैं इस अजम्पशन मैंने जो किया है इसमें मैं वैल्यू रखता जाऊंगा। तो मैंने अज्यूम किया v इक्वल टू C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब, ये मैंने अज्यूम किया। अब यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, dv बाई डी एक्स। क्या मिलेगा, dv बाई डी एक्स इक्वल टू C0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, C1x का डिफरेंशिएशन C1 हो जाएगा, C2x स्क्वायर का 2C2x हो जाएगा और C3x क्यूब का 3C3x स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। और इस डी वाई डी एक्स को मैं क्या कहता हूँ, थीटा। डी वाई डी एक्स ही तो थीटा होता है, ये देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि डी वाई डी एक्स इज थीटा, स्लोप। तो स्लोप इज डिफाइंड एज C1 प्लस 2C2x प्लस 3C3x स्क्वायर। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है और एक हमारे पास जो है स्लोप का इक्वेशन। ये ग्रीन कलर में जो मैंने सेट किया है वो स्लोप का इक्वेशन है। अच्छा, बाकी अब ये दो इक्वेशन की ही मुझे जरूरत पड़ेगी आगे डेरिवेशन में, तो मैंने अब ये डी वाई डी एक्स को बीच में से हटा दिया, ठीक है। अब ये दो ही इक्वेशन की मुझे जरूरत पड़नी है। अब मैं बात कर रहा हूँ नोड 1 की। कौन से नोड की बात कर रहा हूँ, नोड 1 की बात कर रहा हूँ। तो नोड 1 पर, नोड 1, तो नोड 1 पे यदि मैं बात करूं, नोड नंबर 1 पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है V1। तो V की जगह मैं लिखूंगा V1 इक्वल टू C0 प्लस C1 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू नोड 1 पर है ना, तो नोड 1 पर यदि बात करें तो x डायरेक्शन ऐसे चल रही है, तो नोड 1 के लिए मैं कह सकता हूं x इक्वल टू 0 और नोड 2 के लिए कह सकता हूं x इक्वल टू L, जहां पे L क्या है, इस एलिमेंट की लेंथ है। L क्या है, इस एलिमेंट की लेंथ है। तो थोड़ा सा फिगर की क्लियरिटी के लिए मैं इस वाले पार्ट को अब थोड़ा सा दोबारा बना लेता हूँ।
for the clarity of the figure. So simply I have a beam in which node 1 and node 2, okay, and this node represents, this is the x direction, so this node represents x equal to 0 and this node represents x equal to L. Total length of the element is L, ठीक है. The displacement is v1, slope is theta1, displacement is v2, slope is theta2. तो अब नोड 1 की बात चल रही है. नोड 1 पर v की जगह v1 रखा, c0 की जगह c0 आ गया, c1x, x की वैल्यू कितनी है नोड 1 के लिए 0, तो c1 इंटू 0 करने से ये 0 हो गया, c2 इंटू 0 स्क्वायर ये भी 0 हो गया, c3 इंटू 0 क्यूब ये भी 0 हो गया. तो आपको c0 बराबर कितना निकला, तो पहला कांस्टेंट आपका निकल गया c0 इक्वल टू v1. 4 कांस्टेंट में से आपने एक कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. क्लियर? एक कांस्टेंट की वैल्यू आपने फाइंड. अब जो स्लोप वाली इक्वेशन है उसमें मैंने लिखा नोड 1 के लिए थीटा इक्वल टू थीटा1. अब इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो मैंने लिखा थीटा इक्वल टू थीटा1, आई राइट थीटा1 इक्वल टू क्या है c1 प्लस 2c2 इंटू एक्स. एक्स की वैल्यू क्या है नोड 1 के लिए 0 है ना, तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 0. 3c3 इंटू 0 स्क्वायर ये भी 0. तो यहां से हमको दूसरा कांस्टेंट मिल गया c1 बराबर थीटा1, c1 बराबर थीटा1. दो कांस्टेंट हमने निकाल लिए. टोटल कांस्टेंट्स कितने हैं 4, और 4 में से हमने दो कांस्टेंट तो निकाल लिए. ठीक है, बचे हुए कांस्टेंट कितने हैं 2, और अभी हमने केवल नोड 1 का ही इस्तेमाल किया है. तो नोड 1 से हमने दो इक्वेशन लिखे, दो कांस्टेंट निकल गए. अब हम नोड 2 का यूज करेंगे, दो इक्वेशन लिखेंगे और दो कांस्टेंट हमको मिल जाएंगे. तो अब नोड 2 वाली कहानी को मैं जरा फाइल से एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड के रेस्पेक्ट में, थोड़ा लेंथी डेरिवेशन है. तो अब उसमें फाइल पे चलता हूं मैं. सो आई एम गोइंग टू फाइल, फाइल इज बीम एलिमेंट शेयर. तो देखिए एलिमेंट ये नोड 1 है, नोड 1 का डिस्प्लेसमेंट v1 और थीटा1 हो गए, इसके v2 थीटा2 हो गए. तो हमने ये दो कांस्टेंट v को हमने अज्यूम कर लिया c0 c1x c2x स्क्वायर c3x क्यूब. थीटा x हो गया इसका डेरिवेशन डिफरेंशिएशन, c0 का 0 हो गया, c1 का c1 आ गया, x का 1 होता है, x स्क्वायर का 2x होता है, x क्यूब का 3x स्क्वायर होता है. तो ये आपका डेरिवेशन होके ये सेकंड लाइन आ गई. उसके बाद जो नोड 1 के लिए x बराबर 0 है तो v1 बराबर c0 हो गया, क्योंकि x वाले टर्म सब 0 हो गए. तो c0 बराबर v1, c1 बराबर थीटा1. ये हमने दो वैल्यूज बोर्ड पे भी निकाल ली थी. अब यहां से शुरू करते हैं नोड 2 के लिए. तो ये नोड 2 है, नोड 2 का डिस्प्लेसमेंट क्या है v2 है ना, तो v की जगह हमने v2 रखा, c0 की जगह c0, c1x. अब x की नोड 2 के लिए x बराबर कितना है l, नोड 1 के लिए x बराबर 0, नोड 2 के लिए x बराबर l. तो यहाँ x की जगह l रख दिया, तो c1l c2l स्क्वायर c3l क्यूब. ये एक इक्वेशन बन गई v2 इक्वल टू दिस मच. अब थीटा वाली इक्वेशन में हमने रख दिया x बराबर l, तो थीटा की जगह थीटा2 हो गया, थीटा2 इक्वल टू c1 प्लस 2c2l प्लस 3c3l स्क्वायर. ठीक है, अब देखो इसमें c0 और c1 पहले ही निकल चुके हैं. c0 v1 है, c1 थीटा1 है, तो c0 की जगह v1 रख दिया और c1 की जगह थीटा1 रख दिया. अब इसको रखने के बाद में ये दो इक्वेशन और इनमें दो ही अननोन बचे c2 और c3. तो इसको एलिमिनेशन की मेथड से सॉल्व किया गया है ना. एलिमिनेशन मेथड लगाइए, आप जो भी जैसे भी सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसको l से मल्टीप्लाई किया है, तो ये वाले टर्म कैंसिल आउट हो गए. कैंसिल आउट होने के बाद इसको एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमको c3 की वैल्यू ये मिली है.
C3 इक्वल टू ये मिला, ये फाइल मैं आपको शेयर भेज ही दूंगा। तो C3 बराबर ये आ गया θ1 प्लस θ2 बाई एल स्क्वायर प्लस 2 इंटू V1 माइनस V2 बाई एल क्यूब। θ1 क्या है? स्लोप एट नोड 1। θ2 क्या है? स्लोप एट नोड 2। V1 V2 आर द डिस्प्लेसमेंट्स एट द नोड 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। एंड व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो हमने C3 मतलब तीसरा कांस्टेंट भी निकाल लिया। तो आप देखिए काफी लेंथी सी वैल्यू आई है C3 की, है ना। पहले जो दो कांस्टेंट थे वो तो बड़े छोटे छोटे आए हैं, C0 बराबर V1, C1 बराबर θ1, लाइक दैट। लेकिन जो C3 है वो काफी लेंदी फॉर्म में आया है। अब इस C3 को जब हम किसी भी इक्वेशन में वापस पुट करेंगे तो हमको C2 मिल जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। तो C2 इसको सॉल्व पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमको C2 ये मिला है। तो C2 भी काफी लेंदी सा आया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि चार कांस्टेंट में से दो कांस्टेंट तो सिंपली आ जाएंगे, लेकिन जो बाकी जो दो कांस्टेंट हैं उसमें थोड़ी सी लेंदी सोल्यूशन है, और सोल्यूशन के बाद में जो फिगर मिलेगी वो भी लेंदी है। तो C2 भी लेंदी है और C3 भी लेंदी है। तो C2 भी हमारा आ गया। अब हमारे पास चारों कांस्टेंट्स अवेलेबल हैं। वी आर हैविंग ऑल दी फोर कांस्टेंट्स C0, C1, C2, C3। अब इन चारों कांस्टेंट्स की वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, है ना। इक्वेशन 1 से मेरा मतलब है जो हमने जो सेफ डेवलपमेंट फंक्शन में, डेवलपमेंट फंक्शन यानी कि ये सबसे पहली लाइन, ये हमारा डेवलपमेंट फंक्शन है। C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x3। सॉल्व करने के बाद हमको C0, C1, C2, C3 चारों कांस्टेंट हमने निकाल लिए हैं। तो उन वैल्यूज को, जो हमने वैल्यू निकाली है, उन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में, डेवलपमेंट फंक्शन इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पुट किया। तो पुट करने के बाद हमको ये मिला v इक्वल टू V1 प्लस θ1x, है ना। C0 की वैल्यू V1, C1 इंटू दिस मच, फिर ये जो है C2x स्क्वायर, तो ये C2 की वैल्यू निकली है, ये देखो ये रही, उसको एज इट इज रख दिया है। फिर C3 की वैल्यू को रख दिया है जो हमने ऊपर निकाली है, तो C0 रख दिया, C1 रख दिया, C2 रख दिया, C2 में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई है, C3 रख दिया, C3 में एक्स क्यूब का मल्टीप्लाई है। उसके बाद इन टर्म्स को रीअरेंजमेंट किया है। तो रीअरेंजमेंट करने के लिए क्या किया है, कि देखो V1 यहाँ भी आ रहा है, V1 यहाँ भी आ रहा है, V1 यहाँ भी आ रहा है, तो V1 कई जगह पे आ रहा है, तो V1 को कॉमन ले लिया है, और जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो हमारा पहला शेप फंक्शन है। वो हमारा क्या है? पहला शेप फंक्शन है। उसी तरह से θ1 को कॉमन ले लिया, θ1 भी कई जगह आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। θ1 को कॉमन लिया और जो अंदर बचा वो हमारा दूसरा शेप फंक्शन है। ऐसे ही θ2 को कॉमन लिया तो तीसरा शेप फंक्शन है, और V2 को कॉमन लिया तो चौथा शेप फंक्शन है। ठीक है, तो अब जरा सा इसको मैं बोर्ड पे हल्का सा ये बता दूं कि ये शेप फंक्शन किस प्रकार से हैं। तो देखो बीम के केस में आपके पास ये है V1 और θ1, है ना, V1 θ1, और इधर है V2 और θ2। तो यदि आपको ये नोड 1 का पता है, नोड 2 का पता है, और बीच में कोई नोड या कहीं पर भी कोई नोड है, मान लीजिए कि ये नोड नंबर 3 है, तो नोड नंबर 3 का डिस्प्लेसमेंट यदि निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, N1 V1, N1 V1 प्लस N2 θ1, N2 θ1 प्लस N3 V2, N3 V2 प्लस N4 θ2। इस तरह से अब हमारी इक्वेशन बनेगी बीम के लिए। देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नोड 1 के लिए एक तो डिस्प्लेसमेंट है, एक स्लोप है। तो एक डिस्प्लेसमेंट का सेम फंक्शन होगा N1, एक स्लोप का सेम फंक्शन होगा N2। ऐसे ही V2 का एक सेम फंक्शन होगा N3, और θ2 का एक सेम फंक्शन होगा N4। ठीक है, तो जो मैंने V1 को कॉमन निकाल के जो बचा वो तो N1 है, θ1 को कॉमन निकाल के जो बचा वो N2 है। ऐसे ही V2 में जो मल्टीप्लाई है वो N3 है, और θ2 में जो मल्टीप्लाई है वो N4 है। तो वापस फाइल पे चल रही, फाइल अगेन।
बीम एलिमेंट। अब इस फाइल में देखो जो V1 का मल्टीप्लाई है ब्रैकेट में ये N1 है, θ1 का जो मल्टीप्लाई है वो N2 है, और V2 का जो मल्टीप्लाई है वो N3 है, और θ2 का जो मल्टीप्लाई है वो N4 है। तो कुल मिलाकर मुझे क्या हुआ, सेफ फंक्शंस मिल गए। तो देखो चारों सेफ फंक्शन मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिए हैं। N1 तो मुझे ये मिला 1 माइनस 3x² बाई एल स्क्वायर प्लस 2x बाई एल। N2 ये मिला x माइनस दिस वन, और N3 ये मिला, और N4 ये मिला। ठीक है। अब बीम के केस में डबल डेरिवेटिव मैंने यहाँ निकाले हुए हैं ना। सिंगल पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकलेगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि बीम के केस में जो स्ट्रेन होती है, बीम के केस में जो स्ट्रेन होती है वो डबल डेरिवेशन पे डिपेंड करती है। तो जब हम स्ट्रेन की बात करेंगे, स्ट्रेन को कैलकुलेट करेंगे, तो उस वक्त हमको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इनका डबल डेरिवेटिव कर दिया है। तो देखो 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। 3x² बाई एल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 3 2 जा 6x, तो ये हो गया -6x बाई एल स्क्वायर। और -6x बाई एल स्क्वायर का एक और बार डेरिवेशन, तो ये हो गया -6 बाई एल स्क्वायर। तो ये कुछ नहीं है, इन्हीं चीज का दो बार डिफरेंशिएशन है, डी स्क्वायर n1 बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, दो बार डिफरेंशिएशन है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका। तो ये हमने 4 बार डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है, n1 n2 n3 मिल गए। अब देखो v बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, n1 v1, v बराबर ये होता है n1 v1 n2 θ1 n3 v2 n4 θ2। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं n1 n2 n3 n4, इनको तो मैट्रिक्स में लिख लो, n1 n2 n3 n4, ये तो मैट्रिक्स में हो गया। और इसको किस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, v1 θ1 v2 θ2। So I will write v1 then θ1 then v2 then θ2। इस तरह से भी लिखा जा सकता है मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो फाइल के अंदर वही चीज मैट्रिक्स के फॉर्म में वहां पे दिखा रखी है, मैट्रिक्स के फॉर्म में। सो इट इज शोन ओवर हियर n1 n2 n3 n4 v1 θ1 v2 θ। ठीक है। तो आज हमने क्या कर लिया है, सेफ फंक्शंस को कैलकुलेट कर लिया है। यहां तक कि डेरिवेशन को मैं चाहूंगा कि आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करें, फैमिलराइज हो इससे, कि ये चारों वैल्यू, पहले तो चारों कांस्टेंट की वैल्यू निकाली गई है। देखो शुरू से प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले तो आपने डेवलपमेंट फंक्शन अज्यूम किया है जिसके अंदर 4 कांस्टेंट हैं, फिर आपने उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करके उसकी स्लोप निकाली है। उसके बाद आपने इन दोनों इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट किया है, तो 2 इक्वेशन मिली है, तो 2 कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। फिर आपने इन्हीं दोनों इक्वेशन में x इक्वल टू l पुट किया है, तो फिर 2 कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है। तो इस तरह से चारों कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल गई है। फिर उन चारों कांस्टेंट की वैल्यू को आपने डेवलपमेंट फंक्शन में, जो आपने अज्यूम किया था, उस फंक्शन में पुट कर दिया है। तो करने के बाद फिर आपने v1 कॉमन निकाल लिया है ना, v1 कॉमन निकाल लिया, जो बचा हुआ पार्ट है वो n1 है। फिर θ1 कॉमन निकाल लिया, जो बचा हुआ पार्ट है वो n2 है। फिर ऐसे ही v2 कॉमन निकाला, तो जो शेष पार्ट है वो n3 है और n4 है। तो ये n1 n2 n3 n4 हमने एक जगह पर लिख लिया है, और इसका फिर हमने डबल डेरिवेटिव कर दिया है, तो ये यहाँ पे आ गया। ये डबल डेरिवेटिव हमको स्ट्रेन में काम आएगा। ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल पाएंगे, स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब अपसलॉन, अपसलॉन निकाल पाएंगे। ठीक है। स्ट्रेन निकाल पाएंगे तो हम बी मैट्रिक्स भी निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे, स्ट्रेन निकाल पाएंगे तो हम बी मैट्रिक्स भी निकाल पाएंगे, बी मैट्रिक्स निकाल पाएंगे। तो देखो स्टिफनेस के लिए मैंने आपको एक बार एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला बताया था कि स्टिफनेस निकालने के लिए क्या तरीका होता है, k इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना, b टू द पावर t ट्रांसपोज, b ट्रांसपोज e a, ऐसे कुछ होता था,
बी ई ए बी डी एक्स, है ना, बी ट्रांसपोज ई बी ए डी एक्स। तो ये बी क्या है, ये बी जो है स्ट्रेन मैट्रिक्स है, इट इज ए स्ट्रेन मैट्रिक्स। तो जब हमको स्ट्रेन पता लग जाएगी तो इसका मतलब हमको बी मैट्रिक्स पता लग जाएगा, बी मैट्रिक्स पता लग जाएगा तो उसका ट्रांसपोज भी हम निकाल पाएंगे। ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इसको जब हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू एल, 0 टू एल, क्योंकि हमारे एलिमेंट की लेंथ क्या है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल, तो ये हमारी लिमिटेशंस हो गई। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमको मैट्रिक्स मिलेगी, उस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, तो साइज निकालने के लिए देखो क्या करते हैं, ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, तो इसका जो मैट्रिक्स साइज आएगा, तो मैट्रिक्स स्टिफनेस के लिए मैट्रिक्स साइज क्या होता था, नंबर ऑफ नोड्स, तो यहाँ नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 2, मल्टीप्लाइड बाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे इस वाले नोड के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, v1 और θ1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 4/4 का मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है। तो बीम का जो स्टिफनेस मैट्रिक्स होता है उसकी साइज 4/4 होती है, ठीक है। तो वो 4/4 में क्या क्या टर्म आते हैं, है ना, तो उसमें एक टर्म तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जरूर, क्योंकि बीम के केस में सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ई भी आएगा, आई भी आएगा, और जो लेंथ है ये तो आएगी। तो इसमें टर्म आता है ई आई डिवाइडेड बाई एल क्यूब, ये तो मैट्रिक्स के बाहर आता है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को मैं जरा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये मैट्रिक्स डिराइव होने के बाद कैसी होती है ना, इसमें क्या क्या टर्म होते हैं, तो उसको आप जरा देखिए। यहाँ पर ये हमने डिराइव की है इस फाइल में, तो आगे चल के हमने ये बी निकाला है, फिर एप्सिलॉन निकाला है, एप्सिलॉन के बाद फिर हमने क्या किया, बी मैट्रिक्स निकाला है, और बी मैट्रिक्स निकालने के बाद में फिर हमने बी टी बी ई ए डी एक्स, है ना, उससे हमने इसको इंटीग्रेट किया है। तो इंटीग्रेट करने के बाद काफी लेंदी इंटीग्रेशन, मतलब काफी मल्टीप्लिकेशन है, इंटीग्रेशन भी आसान नहीं है, एक्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई है, फिर लिमिट पुट करनी है, तो फाइनली जो स्टिफनेस मैट्रिक्स मिलेगा वो हमको ये मिलेगा, ई आई बाई एल क्यूब 12 6l माइनस 12 6l 4l स्क्वायर माइनस 6l 2l स्क्वायर, और ये इस तरह से सिमेट्री। तो ये 4/4 की आपको मैट्रिक्स मिलेगी, स्टिफनेस मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले स्टिफनेस मैट्रिक्स है, फिर फोर्स मैट्रिक्स निकाली है, फोर्स मैट्रिक्स निकालने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, मोटा मोटा हमने बीम की सपोर्ट्स को समझा है, बीम के सेफ फंक्शंस निकाले हैं, स्टिफनेस मैट्रिक्स की साइज 4/4 होती है ना, बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं, और उसका स्टिफनेस मैट्रिक्स में कौन कौन से टर्म आते हैं, इतना सब कुछ हमने कर लिया है। तो अगली क्लास में हम बीम पर बचा हुआ थ्योरी करेंगे प्लस न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अब टाइम फिनिश होने को है, आपकी कोई यदि क्वेरी है तो प्लीज आस्क। मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, हाँ जी। नाउ इज योर टर्न। बोलिए, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो। अनम्यूट होके बोल सकते हैं, या रेज हैंड कर सकते हैं, या आपकी कोई चैट हिस्ट्री हो तो चैट कर दीजिए मुझे, व्हाटएवर। तो इज देयर एनी क्वेश्चन प्लीज, अदरवाइज एंड करते हैं फिर क्लास को। मोर चैट में आया कुछ मेरे पास, नो सर, ठीक है ना, ओके। तो इन द नेक्स्ट क्लास आवर सिलेबस विल बी ऑलमोस्ट फिनिश्ड। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे होम।
Thank you. Now the meeting is ended. Welcome. Aman Yadav bhi? No, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you very much, all of you.